नमस्कार साथियों, मैं बलाल चौधरी स्वागत करता हूं आपका एल क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम जो ये सीरीज लेकर आ रहे हैं ये है पुराने जो प्रैक्टिस पेपर हुए हैं, पुराने जो पेपर हुए हैं आज तक आपके एसएससी ने जो करवाए हैं, इनका वीडियो सॉल्यूशन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। पहले पेपर में जो पहला पार्ट था जीडी का वो हम 25 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम लोग जो है वो मैथमेटिक्स का दूसरा पार्ट करेंगे। इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इनका फुल वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल करवाऊंगा और फुल डिटेल के साथ। ठीक है, इसमें हम बेसिक भी जानेंगे, इसके अलावा हम शॉर्ट ट्रिक भी जानेंगे कि ऐसा सवाल जो है वो परीक्षा में आए तो हम किस तरीके से करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि मानव की वे जो है वो उसकी बचत से 200% अधिक है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है तो बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उस हिसाब से वे में प्रतिशत कमी या वृद्धि बतानी थी। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इस वीडियो सॉल्यूशन से हर बच्चे को फायदा मिलेगा। उन बच्चों को ज्यादा मिलेगा जिन्होंने पहले थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं ये सारे टॉपिक जो है वो आपको इस चैनल पर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब देखो, इसने कहा था मानव का वे उसकी बचत से 200% अधिक। भाई आय जो होती है, अगर इसमें से मैं वे घटा दूं, अगर आय में से वे घटा दिया जाए तो क्या आपकी बचत नहीं आ जाएगी? आप कहेंगे बिल्कुल सर बचत आ जाएगी। आय नहीं पता मुझे, लेकिन इसने ये कहा है कि बचत जो है उसका जो खर्चा है वो बचत से 200% ज्यादा है। यानी अगर इसकी बचत 100% होती, या 100 मान लेते हैं, अगर ये बचत जो है अगर इसकी 100 होती तो वे जो है वो 200% अधिक का मतलब है 300। भाई अगर 100 है, 100 से 100% अगर ज्यादा होता, 100% ज्यादा होता तो ये आपका जो है वो 200 हो जाता, लेकिन ये 200% ज्यादा है, इसका मतलब ये 300 हो जाएगा। अच्छा, कितने में से मैं इसको 300 को घटाऊं कि जो बचत है मेरी 100 आ जाए? इसका मतलब मैं ये कह सकता था कि इनकम जो होगी इसकी वो 400 होगी, तो 300 खर्चा होगा और बचत होगी आपकी 100। आगे इसने कहा यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, यदि उसकी इनकम में, भाई इनकम जो है इसमें अगर 18% की वृद्धि हो जाए, 18% इंक्रीज हो जाए, तो 400 का 18% क्या होगा? जब भी आपको किसी संख्या का 10% निकालना हो तो आप एक छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, और अगर आपको 18% चाहिए तो भाई इसी का 18 गुना कर दीजिए, ये 18 चौक। किसी भी संख्या का 1% जो होता है वो होता है 2 छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए आप, तो भाई 1% अगर इसका 4 है तो 18% जो है क्या वो 18 चौक 72 नहीं हो जाएगा? ये इसमें 72 की वृद्धि हो गई, 72 की वृद्धि हो गई। अब यानी ये जो चीज है वो हो गई 472, इसकी जो इनकम है वो हो गई वो 472। फिर इसने कहा इसकी बचत में 64% की वृद्धि हो गई, बचत जो है वो 64% बढ़ गई। अगर ये जो है बचत ये 64% बढ़ गई, भाई क्या ये 164 नहीं हो गई? अब आप बताइए 472 में से मैं कितना घटाऊं कि 164 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 472 में से अगर 164 घटाना हो तो ये आ गया 8, 4 और 8 12, 1 7 7 0 3, यानी 308 रुपए जो है वो इसकी खर्चा है। आप बताइए पहले 300 था खर्चा, अब 308 हो गया, यानी 8 रुपए बढ़ गया, और ये बढ़ा कितने पे? 300 पे। तो बस 8 जो है वो 300 का कितने परसेंट है यही पता करना था। 00 से 00, 8 बटे में 3, 3 दूने 6 और 2 बच गया, 3 सही 2/3% की जो है, 2 सही 2/3% की जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा ये था कि त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या मतलब रेडियस जो है वो है 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई हाइट जो है वो है आपकी 7 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलनाकार टिन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब पहले हम ये जान लेते हैं कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है। देखो ये बेलन है, ये बेलन है। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये कैसे पता करते हैं? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से मतलब है जैसे मान लीजिए आप जहां रह रहे हैं वहां एक कमरा है, तो कमरे का ऊपर का पोर्शन मतलब जिस पर हम कलर करवा सकते हैं उस टाइप का पोर्शन है, नीचे वाला भी इसमें कवर होगा। तो बेलन में जो है वो ये पूरा पृष्ठ जो दिख रहा है ये पृष्ठ ये वाला। ठीक है, तो भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में एक तो देखो आएगा ये इसके चारों तरफ का एरिया, तो ये है, इसको बोलते हैं हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का एरिया। और इसके अलावा एक आता है इसका आधार जो है, तो देखो इसका आधार ये रहा, तो एक ऊपर की साइड एक नीचे की साइड दोनों साइड होगा। एक आता है इसमें आधार का एरिया, आधार का एरिया। अब देखो अगर आपको वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए
दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप समझिएगा इसको। अगर आपने ये पेपर भी मेरे लगा लिए तो आप मान के चलिए कि 60 से 70% स्कोर आप कवर कर लोगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है एक तरीके से परिमाप, ठीक है। तो जो इसका परिमाप है, जो परिमाप है उसको आप हाइट से गुणा कर दीजिए। तो आधार का परिमाप है तो आप हाइट से गुणा कर दीजिए, आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। ऐसे ही आधार का एरिया, आधार मतलब होता है बेस, तो बेलन किस पर टिका होता है? ये वृत्त पर। तो वृत्त का आधार का एरिया मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जो भी इसका आधार है। तो आधार का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप देखो ढंग से तो भाई इसमें एक ही वृत्त नहीं है, एक तो ये रहा, एक ये रहा ऊपर वाला, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आधार का परिमाप क्या है? मैं आपको फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं कि फॉर्मूला आया कहां से। आधार का परिमाप क्या होता है भाई? तो आधार जो है वो वृत्त का परिमाप जो होता है वो 2 पाई आर और h, और इधर आ जाएगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसको दो बार गुणा कर दिया क्योंकि बेलन में एक वृत्त नीचे की तरफ है, एक वृत्त ऊपर की तरफ है। यहां से अगर आप देखोगे तो भाई ये 2 पाई आर इसमें से कॉमन आ गया, तो h प्लस आर हमारा ये फॉर्मूला बन गया। यानी बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो ये होता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो है 2 पाई आर h प्लस आर। यहां से आपको दो पाई का मान जो है वो होता है 22/7, इसने दे भी रखा है, पाई होता है 22/7 इंटू रेडियस जो दे रखी है आपको 14 दे रखी है, और ये 7 प्लस 14, तो ये 7 दूने 14, 2 दूने 4, 2288, और इंटू 14 और 7 21, 88 को आपको 21 से गुणा करना था भाई। 8 एकम 8, 24 की 4 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 1848, जहां कहीं दिखे वही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद था तो आप इस सवाल को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस सवाल को नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट चलिए। 10 पुरुषों की औसत आयु में 3 वर्ष की वृद्धि हो जाती है जब उनमें से 3 जिनकी आयु 15, 16, 17 साल थी को 3 नए पुरुषों में प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो 3 नए पुरुष जो है उनकी औसत आयु याद कीजिए। देखो हम ये मान लेते हैं कि जो नए जो पुरुष आए हैं इनकी औसत आयु जो है, पहले मैं आपको इसको बेसिक से समझा रहा हूं। इनकी औसत आयु जो है वो आपकी x है, ठीक है। तो नए पुरुषों की 10 की जो है वो औसत आयु अब क्या हो जाएगी भाई? 10 की भी x ही हो जाएगी, 10 x। लेकिन हमें इसने कहा है कि भाई पहले 3 आदमी इस उम्र के थे, तो इनमें से अगर मैं ये घटा दूं 15 और 16 और 17, अगर मैं ये घटा दूं तो ये तो 3 नए पुरुष जो थे वो 3 पुराने पुरुष जो थे वो चले गए, और नए पुरुष जो आ गए इसमें वो आ गए 3x। इनकी औसत आयु मैंने मान ली कि पहले जो थी वो 3x थी, पहले वाली जो है औसत आयु है वो है ये। और ये कितने लोगों का है? तो आदमी तो 10 ही रहे भाई, ये 3 चले गए, ये 3 इसमें आ गए, ठीक है, बराबर। अच्छा, अब जो नया अनुपात आएगा भाई, ये 3 जाने के बाद और 3 नए आने के बाद वो औसत जो है वो 3 बढ़ गया, तो x + 3 हो गया। यहां से जो है वो आप इसको इधर ले जाइए, 10x माइनस, देखो 15, 30, 45, 46 और 2 48, 48 और प्लस 3x था, तो ये आपका हो जाएगा 13x, बराबर। ये 10 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10x + 30, 10 को इधर लिया और 48 को उधर ले जाओ, 13x माइनस 10x बराबर हो जाएगा आपका 48 + 30, 0 78, और ये 3x, तो भाई x बराबर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 78/3, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 3 6 18, यानी मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 26। अब एक तरीका तो इसका ये वाला हो गया कि भाई जो नए पुरुष हैं उनकी औसत आयु जो है वो हमने x मानी थी, तो ये 26 हो गया। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता था? आप बताओ 15, 16 और 17, ये 3 आदमी थे, और ये 3 जो है वो रिप्लेस हो गए, नए आदमी आ गए इनकी जगह, कोई नए आदमी आए और उसकी वजह से पूरा औसत जो है वो 3 बढ़ गया। यानी कि पहले वालों की उम्र जो थी, देखो इसको एक एग्जांपल से आप समझना, इसको आप ऐसे समझना कि भाई यहां मेरे पास कुछ आदमी थे, इनमें से एक आदमी 15 साल का था, जब यह आदमी बाहर चला गया और इसकी जगह दूसरा आदमी आ गया और इससे औसत मेरा बढ़ गया। दो कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको, औसत अगर मेरा बढ़ गया
इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी गया वो कम से कम 15 साल का तो था ही, इसके अलावा भी कुछ इसमें और ऐड किया है इसमें, तभी औसत बढ़ा है। औसत का मतलब है हर एक आदमी की उम्र जो है वो 3-3 साल बढ़ गई। जैसे इसमें 3 वर्ष बढ़ी है तो 10 आदमी थे, 10 की 3-3 साल बढ़ गई। अगर औसत घट जाता, इसका मतलब 15 साल का आदमी अगर गया है और जो आया है वो 15 से कुछ कम साल का है, कुछ कम है इसमें, तभी तो औसत जो है वो इसका कम हुआ है। अब इस क्वेश्चन में कैसे काम में आएगा, 3 आदमी थे हमारे पास, 15, 16 और 17, इन तीनों को हमने बाहर भेज दिया और इनकी जगह नए आदमी ले लिए। इसका मतलब ये तीनों मिलाकर पहले कितने साल के थे, 15, 30, 45, 48, यानी वो जो नए होंगे वो भी 48 साल के तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अगर ये 48 से कम होते तो इनका औसत कम हो जाता। इसके अलावा औसत 3-3 साल और बढ़ गई। इसका मतलब अगर 10 आदमी हैं तो हर एक आदमी पे 3-3 साल का फर्क पड़ गया, यानी 30 साल और ऐड हो गए, कंप्लीट एज में 30 और ऐड हो गए। तो आप 30 और जोड़ देते इसमें, यहां से अगर आप देखते तो ये 78 साल हो जाता। 78 साल को जो है वो तीनों में बांट देना था आपको, तो भाई 3 दूने 6 और 3 6 18, यानी हर आदमी कितने साल का था, 26 साल का। एग्जाम में अगर करना होता तो इस तरीके से करते। नेक्स्ट, किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी एक क्रेता को 240 रुपए में 5 आइटम जो है वो अधिक प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। वस्तु की मूल कीमत आपको बतानी थी। तो भाई देखो, इसका एक तो फॉर्मूला होता है, एक तो इसका फॉर्मूला होता है रुपए बटा अंतर इनटू कमी या वृद्धि, जिन्होंने भी आपने पढ़ रखा है। और तो ठीक है, एक तो ये होता है, लेकिन मैं इस फॉर्मूले से करूंगा नहीं इसको। आप तो मुझे ये बताओ कि भाई 25% की कमी हो गई, 25% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/4, यानी अगर कोई चीज 4 की थी तो वो 3 की हो गई। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 100 की चीज थी वो 75 की हो गई, 25 100 100, 25 या 75। ये बात हो रही है वस्तु की कीमत की, वस्तु की कीमत की। आप मुझे बताइए, अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो आप चीजें ज्यादा खरीद पाएंगे, और अगर कीमत ज्यादा होगी तो चीजें कम खरीद पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको मार्केट में जाना है केले लेने के लिए, आप केले लेने गए, केले एक स्थिति में तो है 30 रुपए किलो और एक स्थिति में है केले 40 रुपए किलो। तो भाई आपकी जेब में मान लीजिए 120 रुपए है, तो इस केस में तो आप 4 किलो केले ला पाएंगे, इस केस में आप केवल 3 किलो ही ला पाएंगे, क्योंकि यहां कीमत कम थी। कीमत कम थी तो चीजें ज्यादा आई, कीमत ज्यादा है तो चीजें कम आई। यानी कीमत और वो जो वस्तुएं आती है इनका अनुपात जो है वो एक दूसरे का उलट होता है। आप चाहे चेक कर लीजिए, यहां ये 3:4 था और अनुपात पलट गया। तो कीमत अगर ज्यादा होगी तो वस्तुएं कम आएगी, कीमत अगर कम होगी तो वस्तुएं ज्यादा आएगी। और इसने कहा पहले भी 240 रुपए खर्च कर रहा था ये, अब भी 240 ही खर्च कर रहा है, लेकिन अब कितनी आइटम ज्यादा आ रहे हैं, 5 आइटम ज्यादा आ रहे हैं। और अनुपातों में अगर देखा जाए तो 1 आइटम ज्यादा आ रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये जो 1 है ये वैल्यू है 5 की। तो आपसे जो पूछा था वस्तु की मूल कीमत कितनी है, तो पहले हम ये पता लगा लेते हैं इसने वस्तुएं खरीदी कितनी है। तो 3 वस्तुएं, यहां से हमें पता लग गया कि वस्तुएं जो है वो टोटल वस्तुएं इसने पहले जो खरीदी थी वो आपकी 15 खरीदी थी। तो भाई 240 रुपए में 15 चीजें खरीदी, 15 एकम 15 और 9 बच गया, 15 6 90, तो 16 रुपए की एक चीज थी। ठीक है, ये पहले वाला आ गया। अगर यही बाद वाला पूछता तो हम 5 वैल्यू है 1 की, 4 से गुणा कर देते, 5 चौक 20, यानी 240 की चीज थी, 240 रुपए थे इसके पास और इसने 20 रुपए की एक चीज थी, तो ये 0, ये 12, यानी पहले चीज जो थी वो 16 रुपए की थी, बाद में जो है वो 12 रुपए की होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल था हमारा 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 18, 21 और 24 से विभाजित हो। जब भी ऐसा सवाल आ जाए, ये एलसीएम एचसीएफ का है, 18, 21 और 24 इन तीनों से विभाजित होनी चाहिए। देखो तीनों से, जैसे मैं आपसे कहूं 2, 3 और 4, इन तीनों से विभाजित कोई छोटी संख्या बताइए, तो आप कैसे बताएंगे, इनका एलसीएम लेंगे आप। इनका जो एलसीएम होगा वो होगा 12 यानी 12 ऐसी संख्या है जिसमें 4 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमें इन सब का जो है वो एलसीएम निकाल लेना है। आप पता करो 18, 21 और 24 एलसीएम निकालने का तरीका जो है, कई तरीके हैं इसके, या तो सबसे बड़ी संख्या जो है उसका पहाड़ा इतनी बार बोलिए कि भाग चला जाए, या आप ये भी कर सकते हैं, इसको लिख लिया हमने 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 21 को हम लिख सकते थे 7 तिया 21, 24 को हम लिख सकते थे 2 गुणा 3, 2 तिया 6 और 6 दूने 12 और 12 दूने 24।
एलसीएम जब भी लेते हैं हम तो सबसे ज्यादा बार जो आया है उसको लेते हैं। जैसे 2 इसमें 3 बार आया है, 2 की पावर 3 गुणा 3, ये 7, दोनों ही पावर 1 1 है। यहाँ अगर देखूं तो 3 की पावर 2 है और 2 की पावर 1 है। सबसे ज्यादा 2 बार आया है 3 बार। अब इन बाकी 2 का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। 3 सबसे ज्यादा 2 बार आया है, 7 जो है वो 1 बार आया है। एलसीएम में हम किसी भी चीज को नहीं छोड़ते हैं, किसी भी संख्या को छोड़ते नहीं। 2 का क्यूब 8 हो जाएगा 9, 3 हो जाएगा 7, भाई 9 8 नाम 72 गुणा 7, 7 दूने 14 की 4 हासिल 1, 49 और 1 50, यानी 504 जो आया वो आया आपका एलसीएम। अब इसने कहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो होती है 9999। जितने अंकों की जितनी संख्याएं पूछी जाए, जितनी बड़ी संख्या पूछी जाए, अगर 4 अंकों की पूछी है तो 4 बार 9 लिख देंगे, 3 बार पूछा जाता तो 3 अंकों की पूछी जाती तो 3 बार 9 लिख देते। इसमें आप 504 का भाग दीजिए। 504 का जब भाग दिया मैंने तो ये 1 बार गया 4 तो 5, यहां से आपका आया 5, यहां आ गया 9, यहां आ गया 4, यहां आ गया 9। भाई अगर इसका 10 बार बोलूंगा पहाड़ा तो मैं 5040 आएगा, तो इसका मतलब 9 बार जाएगा। 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, कितना बच गया 3 2 और 4, यानी 423 जो है वो मेरा शेष बच गया। यानी अगर इस संख्या में 423 नहीं जुड़ा हुआ रहता तो मेरा पूरा पूरा भाग चला जाता। तो 9999 में से आप 423 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा 6 7 5 और 9, 9576 आपको जहां दिखे वही हमारा आंसर है। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को पहले खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं आते हैं आप यहां देखिए। नेक्स्ट वीडियो पॉज करके जो है आप इसको चेक कीजिए एक बार। एक क्लब में लड़कों और लड़कियों, देखो इसके लिए मैंने एज का जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें डबल रेशो वाले सवाल बताए हैं कि अगर अनुपात इसका 8:5 है, पहले ये कह रहा था 6 तो लड़के चले गए और 9 लड़कियां क्लब में शामिल हो गई, तो नया जो अनुपात बन गया वो बन गया 14:13 है। तो इसमें लड़के चले गए और 9 जो है वो इसमें शामिल हो गए। आप इसको बेसिक से करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर लेते हैं, 8x - 6 और 5x + 9 और बराबर अनुपात आ जाता है आपका 14/13। 13 को इससे गुणा कर लेते, 14 को इससे गुणा कर लेते। ये आपका बेसिक था इसका, लेकिन मैंने आपको डबल रेशो में तरीका बताया हुआ है कि भाई आप इसको इससे गुणा करो 104, को इससे गुणा करो 70, ये 13 × 78 और ये 14 नाम का 126। आपको अगर ये तरीका नहीं आता है तो मेरी एज की क्लास है जो ली हुई है मैंने, उसमें मैंने बताया हुआ है पूरा डिटेल में एक एक चीज। ठीक है, वो देख लीजिएगा आप। यहां से अगर ये माइनस और प्लस है तो इनका योग ले लेंगे, 8 और 6 14 की 4 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10 की 0 हासिल 1, 204 तो इनका योग आ गया। और यहां से अगर मैं देखूं तो ये आ गया 34, यानी ये जो 204 है ये वैल्यू है आपकी 34 की। और इसने पूछा क्या, इसने पूछा क्लब में शुरू में लड़कियां कितनी थी, तो भाई लड़कियां जो थी वो 34 थी, सॉरी 5 थी, 5 से गुणा कर दीजिए, 17 से कट जाएगा, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 2 से काटा 6 बार तो 6 पंजे, इस हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इससे भी सोल्व करोगे, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अगला सवाल था मेरा, 8000 रुपए की राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 9261 हो जाएगी। तो भाई आपको पता होना चाहिए 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 1/20। जब हम इसका 1 साल का देखेंगे तो ये 21/20 हो जाएगा, यानी कोई धनराशि 20 से 21 हो गई एक साल में, अगले साल फिर 20 से 21 हो जाएगी, उससे अगले साल फिर 20 से 21 हो जाएगी, 21 × 21 × 21 9261 और ये 8000। ये चीज तो आपको याद भी होनी चाहिए भाई, ये संख्या जो है वो कितने साल में 9261 हो जाएगी, तो ये 3 वर्षों में 9261 हो जाएगी। आप ऐसा भी कर सकते थे कि भाई 8000 से 9261 हो गई, तो कितने साल में हुई, तो ये आप इसका क्यूब रूट ले लेते हैं यहाँ से, यानी कौन सी धनराशि है जो 20 से 21 एक साल में हो रही, 5% की दर से 3 साल के अंदर ये ऐसा होना था। वैसे याद होगा अगर आपको, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अभी क्लासेस शुरू होंगी इसकी, तब आप देख लेना, ये डायरेक्ट वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, क्यूब ध्यान रखना आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक दुकानदार एक वस्तु को 545 में बेचने की तुलना में 580 में बेचता है और 7% अधिक प्राप्त करता है। यानी अगर वो पहले 100%
में बेच रहा था तो अब 7% ज्यादा यानी 107% ले रहा है। और पहले बेच रहा था ये 545 में, अब बेच रहा है 580 में। ठीक है, इस तरीके से ये बेच रहा है और इसको 7% ज्यादा मिलते हैं। 545 के बजाय जो है वो 580 में बेचे। तो देखो इसने पैसा कितना बढ़ाया है इसमें। आप कहेंगे सर 35 रुपए बढ़ाया। अगर इसने 35 रुपए बढ़ाया तो परसेंटेज में वो चीज कितनी बढ़ गई, वो 7% बढ़ गई। तो 35 वैल्यू है 7 की, तो क्रय मूल्य बताना था, क्रय मूल्य हमने 100 माना था, 7 पंजे 35, 500 रुपए आंसर आ जाता हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने के बजाय 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो वह इतने ही समय में 30 किलोमीटर अधिक चल लेता है। ठीक है, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी ज्ञात कीजिए। भाई हम मान लेते हैं डिस्टेंस जो है वो हमारी x थी, तो x जो है अगर ये पहले 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देखो एसटीडी ध्यान रखना आप, तो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है। और अगर इसमें 30 किलोमीटर अधिक चलता है ना, तो D1 और D2 की बात कर लेते हैं। D1 और D2 दो प्रकार के डिस्टेंस है, अगर उनको अंतर देखा जाए तो 30 होगा, लेकिन पहले में ये चल रहा था 15 की स्पीड से, तो भाई यहाँ 15 की स्पीड से चल रहा था, ये टाइम जो भी था इसका वो लग गया आपके। अच्छा, इसमें डिस्टेंस ही पता करनी है ना। क्वेश्चन नंबर 59 हमारा ये है, भाई यदि कोई वस्तु ये इस तरीके से दिया हुआ है आपको 30 किलोमीटर अधिक चलता है, आप एक काम कीजिए, यहां से इसकी स्पीड का जो अनुपात है वो है 10 और 15, यानी पहले स्पीड 10 थी और बाद में इसकी स्पीड 15 है। अगर स्पीड ज्यादा होगी क्या वो ज्यादा दूरी तय करेगा, और अगर स्पीड आपकी कम है तो वो दूरी भी कम तय करेगा। यानी स्पीड और टाइम जो है, स्पीड डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगी, यानी अगर स्पीड बढ़ेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगी, बात है। तो यहां से हमारा इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो आ रहा है 2:3। ऐसे ही डिस्टेंस का अनुपात भी क्या आ जाएगा, 2:3। और ये कह रहा है इतने ही समय में 30 किलोमीटर दूरी ज्यादा तय की। टाइम दोनों कंडीशन में बराबर था। अब देखो डिस्टेंस जो है इसने 30 किलोमीटर ज्यादा तय किया है, वास्तव में तो इसने 30 किलोमीटर ज्यादा तय किया, लेकिन अनुपातों में आप देखो तो इसने 1 तय किया है, यानी ये जो 30 है ये वैल्यू है 1 की। आपसे पूछा वास्तविक दूरी क्या थी, तो भाई वास्तविक दूरी जो थी वो आपकी पहले 2 थी, तो 2 से गुणा कर देंगे इसको, यानी 60 किलोमीटर इसकी पहले वास्तविक दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 4 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी जो है वो तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 15 किलोमीटर की यात्रा। साइकिल पर तय की गई दूरी याद करें। अब देखो इस सवाल को आप 2 तरीके से कर सकते थे। बेसिक तो है ही इसका कि भाई मान लेते हैं साइकिल पर तय की गई दूरी जो है वो आपकी मान लीजिए x है। ठीक है, तो जो बची हुई जो पैदल चलेगा, पैदल तय करेगा दूरी, वो 44 माइनस x हो जाएगी। तो हम कह सकते थे कि भाई x जो है, तो साइकिल से तय की गई दूरी है वो x है और इसकी स्पीड जो है वो 15 है, और प्लस 44 माइनस x। अगर इन दोनों को देखूं, ये 10 की स्पीड से, साइकिल जो है वो 7 की स्पीड से। क्या है आपका टाइम, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी x की स्पीड, x तो इसकी डिस्टेंस है और 15 जो है वो इसकी स्पीड है। अगर इससे जाएगा ये, और अगर दोनों को मैं जोड़ दूं तो 4 घंटे लगने चाहिए। यहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो, यानी आपको कोई ऐसी वैल्यू चाहिए कि जिसमें 15 का भाग चला जाए। तो भाई 15 का भाग 28 में नहीं जाता, 32 में नहीं जाता, 25 में नहीं जाता, मेरा आंसर क्या हो जाएगा 30। आप चाहे चेक करके देख लीजिए, अगर x की वैल्यू 30 रखोगे तो ये हो जाएगा ये, और 44 माइनस 30 बटे में 7। देखो 15 दूने 30, यहां से जब आप इनका अंतर लोगे तो 14 आएगा, 7 दूने 14, 2 और 2 4 घंटे आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सवालों को ऑप्शन से किया करो, ज्यादा इजी होंगे। एक राशि 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 साल में 37,044 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है। भाई 5% है, 5% का मतलब होता है कि 1/20, यानी अगर कोई धनराशि 20 पहले साल, तो अगले साल 20 से 21 हो, आगे 20 से 21 हो जाएगी, और वापस 20 से 21 हो जाएगी, क्योंकि 3 साल का समय दिया है। अभी एक सवाल किया हमने ऐसा, ये 9,261, क्या आ जाएगा आपका 8,000, यानी अगर वो धनराशि 8,000 थी तो 9,261 हो जाएगी। और ये हो गई कितनी 3744, यानी
37,044 जो है वो है हमारा 9,261 की वैल्यू। तो भाई हमें पता करनी थी 8,000 की। यहां से मैं अगर इसको काटता तो ये 9 चौक 36 4 बार कटेगा और 8 चौक 32, यानी 32,000 जो है वो मेरा आ गया प्रिंसिपल। अब इसने आगे क्या कहा है, यदि समान राशि 12% की दर से 16 महीनों में एक्स हो जाती है जब ब्याज 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज, यानी अब तक आपने 2 माही 3 माही पूछी, 4 माही पूछी है, 6 माही पूछ देखिए, लेकिन इसने 8 माही पूछ ली। 8 महीने में, हर 8 महीने में हिसाब होना है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, प्रिंसिपल हमारा 32,000 आ गया, प्रिंसिपल जो है वो हमारा 32,000 आ गया। अब जो नया क्वेश्चन हमारा बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है कि भाई अब रेट जो है वो है आपकी 12%, टाइम जो है वो है 16 महीने का, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 32,000 और आपको बताना है इसमें भाई एक्स हो जाएगी, यानी अमाउंट आपको बताना है वो पैसा हो कितना जाएगा। क्या करें इस केस में जब 6 महीने में हिसाब होता है तो हम कह देते हैं कि साल में 2 बार हिसाब होगा, 1/2। अगर यही 4 महीने में हिसाब होता तो हम ये कह देते कि भाई 4 4 4, यानी हर साल में 4 बार 3 बार हिसाब होगा, 1/3। तो जो दर थी उसको कर देते हैं हम 1/3 और समय को कर देते हैं 3 गुना। इसी तरीके से करते हो आप, जब छमाही करते हो तो भाई समय को कर देते हो दुगना और दर कर देते हो आप आधी। अगर यही समय हमारा 8 महीने का होता, अगर यही समय हमारा 8 महीने का होता, 8 महीने का होता तो हम क्या करते, सीधी सी बात है भाई, जब 6 महीने होता है तो 6/12 कर देते। अगर 8 महीने हैं तो आप इसको 8/12 कर दीजिए, यानी आप करोगे क्या भाई, जो दर है उसको तो कर दोगे 8/12 गुना और जो समय है उसको कर दोगे 12/8 गुना। भाई 6 महीने का जब समय होता है तो आप दर को कर देते हो आधी और समय को कर देते हो 2 गुना। यही काम तो आप करते हो। तो समय को अगर आपने दुगुना कर दिया, इसका मतलब इसमें जिसका भाग दिया है उससे इसको गुणा कर दो। तो भाई अगर यहाँ 8/12 है तो ये पलट जाएगा इस तरीके से, 12 से 12 कट गया, यानी अब सवाल आपका ऐसा हो गया कि दर जो हो गई वो तो हो गई आपके 8% और समय जो हो गया वो हो गया 8 दूनी 16, 24 महीने। 24 महीने का मतलब है 2 साल। यानी अब आपका सवाल ये हो गया कि 32,000 रुपए का 8% की दर से 2 साल का अमाउंट क्या होगा। क्या करें भाई, इसमें आप 2 1 लगा दीजिए। इसमें 2 1 आपने नहीं पढ़ा है, मैं बहुत जल्द आपको पढ़ाने वाला हूं। 32,000 रुपए का 8%, 8% कितना हो जाएगा, 32,000 रुपए का 8%, 8% यहां से हो जाएगा। अगर 1% पता करना है 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो 8 दूनी 16 कितना हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25। ऐसे ही इसका फिर 8% पता करो, 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 5 40 4 44 4, 8 दूनी 16 और 4 204.1। देखो इसको डबल कर दो, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10 11 1 और 204.8। इनको जोड़ दीजिए आप, बिल्कुल पॉइंटों में पता लगेगा आपको। ये 4 2 2 और 1 3 और ये 5, तो 32 और 5 37,324 रुपए और 80 पैसे, 37,324 रुपए 80 पैसे। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आया हो एक बार फिर से आप इसको देख लीजिएगा। 2 वॉशिंग मशीन है 10,750 रुपए में लाई गई, उनमें से एक को 25% लाभ पे। देखो अगर आपको परसेंटेज में फ्रैक्शन याद नहीं है तो आप दुनिया भर की वीडियोस पड़ी हुई है यूट्यूब पे, कहीं भी देख लेना आप, फ्रैक्शन आपको कोई भी बता देगा। 25% का लाभ, एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। अगर 25% के लाभ पे बेची गई है, इसका मतलब 25% का फ्रैक्शन जो हो गया वो 1/4, यानी 4 की चीज कितने में बेची गई, 5 में बेची गई। और दूसरी में 10% की हानि पर 10% जो है वो लॉस हुआ है। तो इस केस में अगर मैं सीपी और एसपी देखूं, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, यानी अगर 10 की चीज थी तो वो 9 में बेची गई, या आप यूं कह सकते थे 9 की, तो 100 की चीज है वो 90 में बेची गई। जब आप इसको काटा पीटी करोगे तो वापस वही आ जाएगा। लेकिन इसने एक चीज और कही है कि दोनों वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य बराबर है। अगर विक्रय मूल्य बराबर है, अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो भाई ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी इसको मैं गुणा कर दूं 5 से, इसको गुणा कर दूं 9 से, तो ये बराबर हो जाएंगे। ये भी 9 ये भी 5, फिर 9 चौक 36, यहाँ हो जाएगा आपका 9 पंजे 45, ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 45। क्या अब विक्रय मूल्य जो है वो आपका दोनों जगह बराबर हो गया क्या, दोनों जगह बराबर हो गया। तो उनके क्रय मूल्य में कितना अंतर है ये आपसे पूछा था। 10,750 में इसने खरीदी थी दोनों चीजों को,
10,750 जो है, इसने दोनों चीजों को खरीदा, इसका मतलब दोनों क्रय मूल्य का योग आएगा, ये आ जाएगा 50, 30, 80, 86, ये वैल्यू हो जाएगा 86 की। आपसे जो पूछा जाए उससे गुणा कर दो। आपसे पूछा इन दोनों का अंतर, तो इनका अंतर जो है वो आपका 14 है। 86 से इसको जब आप काटोगे तो ये 125 बार कटेगा, ठीक है। यहां से 125 को जब 14 से गुणा करोगे तो 8 एकम 8, 8 छंग 72, 1750, ठीक है। 1750 जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये था 319, 435 और 667 का मैसेप एक्स है, तो एक्स का वैल्यू बतानी थी आपको। 319, 435 और 667, आपको ये बताना था कि इनका एचसीएफ क्या होगा, किनके बीच में होगा। आप देख सकते हो दोस्तों कि ये एसएससी जीडी में पूछा गया सवाल, ये जितने भी सवाल हम कर रहे हैं ये 2/12/2021, 2/12/2021 वो जो पेपर हुआ है एसएससी का, वो पेपर हम लोग ये कर रहे हैं। आप इसके टुकड़े करना है, इसमें किसका भाग जाता है, अगर मैं देखूं तो इसमें 11 का भाग जाता है। 11 एकम 11 दूने 22, 319 में जब आप 11 का भाग दोगे, 11 दूने 22, यहां बच जाएगा आपका 9, 3 99 हो जाएगा, 11 नाम 99, यानी इसको लिख सकते हैं हम 11 गुणा 29। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन तीनों में कॉमन हो। मान लीजिए तीनों संख्याएं अगर 11 से कटती तो हमारा आंसर जो है वो 11 आ सकता था एचसीएफ, लेकिन आप देखो 11 से कम जो है वो कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब अब ये संख्याएं जो है वो 29 से कटेगी। तो भाई 29 जो है वो केवल एक ऑप्शन में है, 25 और 30 के बाकियों में नहीं है। आप चाहे चेक करके देख लीजिए, उनमें 29 का भाग सब में जा रहा होगा। अगर आप इसमें 29 का भाग देते हो तो कम 29 यहाँ जाएगा, 9 और 4 13, 1 45 और 29 पंजे 145, ठीक है। ये इससे कट गया, यानी इसके फैक्टर होते हैं आपके 29 गुणा 15। ऐसे अगर मैं इसके फैक्टर देखता, ये 667, इसमें भाग देना था मुझे 29 का, इससे 2 बार कर लीजिए आप इसको, 30 दूने 60, 30 दूने 58, यहाँ आपका कितना बच गया 8 और 7, 9 3 27, ठीक है। ये आ जाता आपका 27 गुणा 29। इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, वैसे तो आप एक से ही कर सकते थे इसको, तीनों की आपको जरूरत नहीं थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25 और 30 के बीच में इनका एचसीएफ होगा, क्योंकि हमारा एचसीएफ आया 29, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर और जिंक को एक साथ 11:9 के अनुपात में पिघलाया जाता है, 11:9, और उसमें से पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है। इसमें 27 किलो जो है वो आपके जस्ते की खपत हुई है। एक बात बताओ, ये जो 27 किलो खपत हुई है, क्या ये वैल्यू नहीं है 9 की? और आपसे पूछा है कि इसमें पिघला हुआ मिश्रण का वजन कितना है, तो भाई ये 11 और 9 20 की वैल्यू आपसे पूछी, 9 तिया 27, 20 तिया 60 किलो जो है वो टोटल वजन था, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल हमारा ये था, एक वस्तु के अंकित मूल्य में 2850 है, यदि एक वस्तु 20% की छूट देने के बाद भी 20% का प्रॉफिट कमाए। ऐसा सवाल जिसमें कुछ डिस्काउंट देने के बाद भी कुछ प्रॉफिट हो रहा हो, ऐसे सवालों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है आप सीपी और एमपी का रेशो पता कर लीजिए। कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, इन दोनों का जो है वो आप अनुपात पता कर लीजिए। 20% की छूट तो 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, और इधर आप रख लीजिए 20% का प्रॉफिट, यानी 100 प्लस जो भी प्रॉफिट हो रहा हो। हमेशा ध्यान रखिए आप, इनका जो अनुपात आएगा वो इसी तरीके से आएगा, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो भाई 100 माइनस डिस्काउंट कितना दे दिया इसमें 20%, और प्रॉफिट कितना हो गया 20। यहां से अगर आप देखो तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 120, तो कट गई, 4 से काट लो, 4 दूने 8 और 4 तिये 12, यानी 2:3, यानी 2 अगर इसका क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य आपका 3 होगा। जबकि अंकित मूल्य वास्तव में आपको दिया हुआ है 2850, तो 2850 जो है वो वैल्यू है 3 की, तो 2 की वैल्यू कितनी, 3 नाम 27, 3 पंजे 15, 0, 950, 1800, 1900 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। ये बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा ये था, एक व्यापारी एक वस्तु को 5.85% लाभ पर बेचा गया। देखो कोई भी चीज थी, मान लेते हैं वो 100% की थी, व्यापारी इसको 5.85 का लाभ लेकर बेचता है, यानी 105.85 में बेचता है। इसने इस पर प्रॉफिट कमाया 5.85। आगे ये कह रहा था इसे 2.1% की हानि पर बेचा जाता। अगर मान लीजिए इसमें हानि होती 2.1% की, तो ये
97.9 में बेचा जाता, कितने परसेंट में बेचा जाता, और तो ये इसे 1431 रुपए कम देता है। यानी इन दोनों जो रेट में वास्तव में पैसे का अंतर है वो 1431। आप बताइए भाई 2.1 कम हो गया और 5.85 बढ़ गया, इन दोनों में परसेंटेज में कितना अंतर है? तो आप कहेंगे सर 2.1 तो कम हो गया था और 5.85 जो है वो ये था। यानी इस 1431 रुपए कम करने से इसका 5.85 का प्रॉफिट गया और उल्टा नुकसान और हो गया, तो ये कितने परसेंट के माइनस में आ गया? तो आप कहेंगे सर ये टोटल 7.95% का लॉस इसने खा लिया। ये जो 1431 है ये 7.95 की वैल्यू आपको किसकी पता करनी थी? वस्तु की लागत कीमत, तो 100% की वैल्यू पता करनी थी। ये पॉइंट हटाया मैंने और आपको डबल जीरो लगा दिया। 5 से काट लीजिए आप इसको, 5 एकम 5, 2 बच गए इधर, 5 हम 25 और 5 9 45, ऐसे ही 5 दूने 10, ये 159 से देखो इकाई का अंक यहाँ 9 है तो 100% ये नंबर 81, 9 बार ही घटेगा, 9 दूने 18,000 जो है वो हमारा आंसर होगा। हमारा जो आंसर होगा वो होगा 18,000। ठीक है, अच्छा लग रहा है आपको? आगे चलिए। ए किसी काम को 18 दिन में और बी उसी काम को 24 दिन में कर सकता है। यदि दोनों एक साथ काम करते हैं तो दोनों को कितने दिन लगेंगे? ए करता है 18 दिन में, बी करता है 24 दिन में। तो भाई क्या इनका एलसीएम अगर हम ले तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। 18 चौक 72, 24 या 72, दोनों एक साथ अगर काम को करते तो भाई 72 काम करना है 7 की स्पीड से, दोनों मिलकर जो करेंगे इसको ए प्लस बी, ये हो जाएगा आपका 10 बार तो पूरा पूरा चला गया और 2/7 आपका बच गया। ये 10 सही 2/7। अच्छा इसने आंसर सही नहीं दिए इसने, इसका जो आंसर होगा वो 10 सही 2/7 होगा। एक मिनट, हाँ इसका इसने दिया नहीं है, आप किसी भी एक को काट के 10 सही 2/7 कर लीजिए। ठीक है, आगे चलिए। 12,500 रुपए की राशि 10% की दर से 15,125 है। एक निश्चित समय में ब्याज सालाना चक्र जो है वो 15% और इस समय के लिए वही 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज जो है वो उस तरीके से आपको दिया हुआ है। पहले तो ये बताओ 12,500 से अगर कोई राशि 15,125 हो चुकी है तो ये बढ़ कितनी गई? 12,500 में से घटा लीजिए, ये 5, ये 2, 5 और 6 11, 1 2 5, यानी 2,625 रुपए बढ़ गई है। और बढ़ी किस पे? 12,500 पे। हम सबसे पहले टाइम पता कर रहे हैं, गुणा कर देते हैं इसको 100 से, 00 से 00, हम ये पता कर रहे हैं ये इसका कितने परसेंट है। 125 250 और यहाँ आपका बच गया 12, 6 से कम 25, यानी 21% ये बढ़ गई। 21% का मतलब है 10% का जो इफेक्टिव रेट होती है वो 21% 2 साल पे होती है, यानी पहले साल 10%, दूसरे साल 10% और फिर 10 गुणा 10 बटे में 100 से 0, ये 21%, यानी 10% की 2 साल की जो इफेक्टिव रेट होती है वो होती है आपकी 21%। तो टाइम हमारे पास 2 साल का आ गया। अब हमारे पास सवाल ऐसा हो गया कि प्रिंसिपल है आपके पास 12,500, टाइम जो दिया है वो दिया है आपको 2 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो थी आपकी 15%, लेकिन इसने एक गड़बड़ कर दी। ये कह रहा है समय जो है वो 8 महीने का ही है, ये हर जो हिसाब होगा वो हर 8 महीने में होगा। तो अगर 8 महीने में हिसाब हो रहा है तो भाई क्या रेट जो है वो आपकी 8/12 नहीं हो जाएगी? और टाइम जो है उसको आप 12/8 से गुणा कर देना, तो रेट जो है वो है 8/15। अब 12 काटापीटी करना है इसमें, 4 3 12, 4 दूने 8, 3 5 15, यानी रेट आ गई आपके पास 10%, टाइम जो आ गया वो आ गया आपके पास 12/8, 2 चौक 8 और 4 3 12, 3%, 3 साल का। यानी अब आप कह सकते हो कि हमारा जो नया सवाल बन गया वो ये बन गया कि टाइम है आपका 3 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास 10% और 12,500 रुपए है। क्या इसका आप जो है वो क्या पूछा आपसे? चक्रवर्ती ब्याज ही पूछा ना आपसे, अमाउंट पूछा है तो अमाउंट नहीं बता सकते। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आप चाहिए तो हम इस सवाल को 3 3 1 से कर लेते हैं। 12,500 रुपए हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो थी वो 10% थी,
तो यहाँ से 1250, फिर इसका 10% 125, फिर इसका 10% 12.5। आप देखो इसको जब इससे गुणा करेंगे तो 12 36, 3750 तो ये आ जाएगा, 36 350 ये आ जाएगा और 12.5 ये आ जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिए आप और इसके साथ साथ 12,500 और जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और अमाउंट अगर पता करना है तो वो होता है प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट आप जोड़ दीजिए। प्लस देखो ये हो गया 0.5, 2 और 5 7, 1 और 7 8 और 5 13 की 3 हासिल 1, 4 और 7 11 की 1 4, जोड़ दो आप 0.5, 37 है और 1, 16,637.5। लेकिन इसने निकटतम पूछा है तो भाई इसके नजदीक हो जाएगा 16,638 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल हमारा सिंप्लीफिकेशन से था। सिंप्लीफिकेशन से ये था कि भाई 4 + 12, मैंने कल भी आपको बताया था कि बोर्ड मास जहां भी लगता है इसका मतलब पहले आप विनुकुलम रेखाबंधनी ठीक को सही करोगे, सोल्व करोगे, उसके बाद आप ब्रैकेट को सोल्व करोगे, उसके बाद ऑफ का अगर कहीं भी आ जाए उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना और फिर सब्ट्रैक्ट। आपको दिया हुआ है 4/12 भाजक 4 - 2 गुणा 3 प्लस, सबसे पहले आप भाग सोल्व करोगे। 4/12 सॉरी 4 प्लस है, 4 + 12 और बटे में 4, तो पहले इसको सोल्व करोगे आप। -2 गुणा 3 और +1, तो इसमें भाग दे दिया 3 बार, 4 + 3। इसके बाद आप गुणा सोल्व करोगे पहले, 2 × 3 = 6 और +1, 4 और 3 7 और 1 8 तो हो गया, प्लस का माइनस का हो गया 6, तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 2। ठीक है, नेक्स्ट यदि एक संख्या का 50%, यदि एक संख्या है पहली उसका 50%, दूसरी संख्या के 2/3, कोई संख्या है मान लेते हैं सेकंड संख्या का 2/3 जो है, ये दोनों बराबर हैं आपके। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मेरी क्लासेज अभी चल रही है, अगर आप वो देखते हो तो ये डाउट्स आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। 50% का मतलब होता है 50/100 यानी 1/2, 1/2 बराबर दूसरी संख्या का 2/3। आप देखो इस 3 को इधर ले आओ, 2 को उधर ले जाओ, पहली संख्या गुणा 3 बराबर दूसरी संख्या गुणा 4। और अगर जब भी ऐसी संख्याएं हो तो पहली और का जो अनुपात होगा 4 को इधर ले जाइए आप और 3, 4:3, यही हमारा आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है। मैंने अभी बताया आपको कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है, इसको पता करने के लिए इसका एक तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है और इसके अलावा एक इसका आधार का एरिया होता है। ये दोनों चीजें जुड़ के और बनता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप देखिए ये हमारा एक शंकु है, शंकु को अगर देखा जाए तो भाई इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr_l, l मतलब होता है तिरछी ऊंचाई जो है। ठीक है, इसके अलावा इसका आधार का एरिया, तो भाई आधार इसका एक वृत्त है तो आधार का एरिया हो जाएगा πr²। हमने जब बेलन में किया था तो वहां इसको 2πr² लिया था क्योंकि वहां 2 वृत्त थे, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। ठीक है, इसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा πr कॉमन ले लिया l + r। यह आपको दिया हुआ है कितना 6,930 दिया हुआ। ठीक है, अब ये कह रहा था कि भाई इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 4/5 है। इसको मैं हटा देता हूं, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आप बताओ वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है πr_l, इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 4/5 है किसका, इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का, यानी इसका πr l + r, ये इसका 4/5 है। तो πr से तो πr कट गया आपका, 5 को इधर ले जाओ आप, 5l = 4l + 4r, तो l को भी इधर लिया हो आप तो l बराबर आ गया आपका 4r। ये हमने इससे निष्कर्ष निकाला है। इस l का मान जो है 4r वो आप इसमें रख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका πr 4r और 1r, तो ये 5r हो जाएगा क्या। यहां से आप देखोगे ये r और ये हो जाएगा आपका 5r बराबर 6,930। तो भाई इस पाई को भी आप उधर ले जाओ, ये r² बच जाएगा इधर 6,930। पाई जो होता है वो होता है आपका 22/7, ये उधर जाके हो जाएगा 7/22 और ये 5 इधर गुणा में है, ये भी बटे में चला जाएगा। 5 से काटो, 5 × 5 5 × 15,
4 बच गया, 5 अट्ठे 40, 5 छंग 30, फिर 11 से काट लीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितना बच गया 2, 11 दूनी 22, 11 छंग 66, 2 से फिर काट लो, 2 6 12, 2 3 6, तो ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 63 को मैं 9 गुणा 7 गुणा 7 लिख सकता हूँ क्या? ये अगर मैं दोनों साइड रूट ले लूँ भाई आर बराबर हो जाएगा आपका ये 3 और ये 7, आर बराबर आ जाएगा आपका 21। लेकिन इसने पूछा है शंकु के आधार का व्यास क्या होगा, तो भाई ये है आपकी त्रिज्या, त्रिज्या का जस्ट डबल जो होता है 21 दूनी 42, ये हमारा व्यास हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इस सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 27 है। आपको पता होगा जब भी क्रमागत संख्याएं होती है तो इनका औसत जो है वो बीच वाली संख्या होती है, यानी बीच वाली संख्या जो है वो 27 है। इससे अगली 29 होगी, उससे अगली 31 होगी, इससे पहले वाली जो है वो 25 है, इससे पहले वाली 23 है। तो पहली और पांचवी का गुणनफल यानी इन दोनों का गुणनफल आपको बताना था, 23 और 31 का गुणनफल आपको बताना था। इकाई का अंक जो है वो 3 आएगा, 3 आपका एक ही ऑप्शन में है, यही मेरा आंसर है। आप चेक भी कर सकते हो, 23 और 31 को गुणा करके 3 2 और 9 11 1 6 और 1 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका सिंप्लीफिकेशन से था सवाल। 5 + 8 का स्क्वायर इंटू, देखो 30 में 5 का भाग दे लेता हूं मैं 6 बटे में आपका 48 माइनस 14 में जब 7 का भाग दूंगा तो 2 आ जाएगा, 6 अट्ठे 48, 8 से ये कट गया तो 8 और 5 13, 13 में से 2 गया तो 11 आपका आंसर। ठीक है, बड़े इजी सवाल हैं, कुछ सवाल इजी हैं, कुछ बहुत अच्छे थे। एक दुकानदार एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस से दूसरा सवाल है इस पेपर। सीपी और एमपी मैंने अभी आपको बताया कि 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और अनुपात होगा इसका 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। तो भाई 28% का डिस्काउंट दिया तो 100 माइनस 28, और अगर प्रॉफिट हुआ है 100 प्लस 20, 100 में से 28 गए तो ये बच जाएगा आपका 72 और ये हो जाएगा आपका 120। 12 छंग 72, 12 से 10 बार, 2 से फिर काट लो, 2 3 6 और 2 5 10, यानी सीपी और एमपी का जो रेशो आएगा वो आएगा आपका 3:5। अंकित मूल्य 900 दिया हुआ है आपको, तो 900 वैल्यू हो जाएगी 5 की, क्रय मूल्य बताना था 3 की वैल्यू, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 18 तिया 54, 540, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था ए एक काम को 20 से 2 दिन पहले पूरा करता है। ए जो है वो 20 से 2 दिन पहले पूरा करता है, यानी अगर इसको 10 दिन लग रहे हो तो इसको 8 दिन ही लगते हैं, इस तरीके से है ये सवाल। और वे सभी मिलकर यानी ये दोनों मिलकर काम को 40/9 दिन में पूरा करते हैं। बी द्वारा समान कार्य को पूरा करने के लिए दिनों की संख्या ज्ञात की। आप ऐसे सवाल में उलझना मत, होने को ये बेसिक से भी हो जाएगा, लेकिन आप इसको ऑप्शन से करने की कोशिश करें। कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए आप जिसमें 40 का भाग भी जाता हो, इनका जो एलसीएम आएगा, देखो a प्लस बी ये करेंगे 40/9, यानी कोई ऐसी संख्या आपको उठानी है जिसमें 40 का भाग भी जाता हो। तो ऐसी दो ही संख्याएं हैं, एक तो 8 पंजे 40 और एक 10, यानी ये दो मेरा आंसर नहीं हो सकता। तो अगर मैंने मान लिया ये क्या था, बी द्वारा समान कार्य को दिनों बी की, तो बी की स्पीड अगर मुझे पता करनी है, मैंने मान लिया इसको 8 है, ये हो जाएगा 40, इनका एलसीएम हो जाएगा 8 पंजे 40 और ये हो जाएगा 9, यानी ए की स्पीड यहां से आ जाएगी आपकी 4, ए करेगा 10 दिन में। जबकि ए एक काम को 20 से 2 दिन पहले पूरा करता है, तो भाई ये तो 2 दिन बाद हो गया, इसका मतलब 8 मेरा आंसर नहीं हो सकता। फिर मैं अब क्या लेता हूं, अब मैं ले लेता हूं इसको 10, अगर मैंने बी को 10 माना तो ये आ गया 4, ये आ जाएगा आपका 9, तो भाई यहां से ए की जो स्पीड आ गई वो आ गई 5 की स्पीड, 5 अट्ठे 40, 8 दिन में जो है वो इस काम को खत्म कर देगा, और बी का आंसर जो हो जाएगा हमारा वो 10 दिन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आज जो पहले पेपर का जो दूसरा पार्ट था मैथ वाला पोर्शन, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही सेशंस जो है अब मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा, और एसएससी जीडी का कंप्लीट कोर्स मैं आपको करवा रहा हूं। हिंदी जो है निकुंज सर पढ़ा रहे हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच।